हेलो सभी को, मैं अहमन हूँ। आप लोग का स्वागत है सारथी फिजिक्स में। चलिए आज हम लोग बात करते हैं जेईई मेंस अप्रैल जो एग्ज़ाम है उसमें 2 मंथ लगभग बाकी है। इस 2 मंथ को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, किस तरह के शेड्यूल को फॉलो करेंगे ताकि हमारा बेटर एग्जाम 2 मंथ बाद होगा। यानी हम लोग इस 2 मंथ को अच्छे शेड्यूल के साथ, अच्छे टाइम टेबल के साथ हम लोग अगर चलते हैं तो हमारा बेटर से बेटर एग्जाम जाएगा। तो चलिए हम इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है कि इस शेड्यूल में हम 5 तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट को बांट दिए हैं, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट का प्रॉब्लम हर डिफरेंट होता है। मतलब कि सारे स्टूडेंट अलग अलग होते हैं ना। किसी का कोई जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कोई कम होते हैं, कोई थोड़ा एवरेज होता है। तो एवरेज वाले स्टूडेंट को कैसे शेड्यूल फॉलो करना है, जो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनका ज़्यादा नंबर आता है तो उनको कैसे शेड्यूल को फॉलो करना है, जो थोड़ा सा लो क्वालिटी के हैं उस स्टूडेंट को मतलब किस तरह का शेड्यूल फॉलो करना है ताकि इस 2 मंथ उनका बेटर से बेटर जाए। क्योंकि एक तरह का शेड्यूल हर स्टूडेंट नहीं फॉलो कर सकता, सबकी प्रॉब्लम अपनी अपनी है। तो हम इसमें 5 तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट बांटे हुए हैं। सबसे पहले उस तरह के स्टूडेंट को बांटे हुए जो सबसे पहले जिसका 97 परसेंटाइल से ऊपर आ चुका है जनवरी टाइम में, उनको क्या करना चाहिए। सेकेंड वाले में है कि इनपुट जो होना चाहिए, मतलब आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट तुम्हारा लेस देन इनपुट होना चाहिए। मतलब आप इनपुट ज़्यादा लगा रहे हैं, मतलब सिलेबस वगैरह ज़्यादा कवर किए हैं, लेकिन आपका जो टेस्ट वगैरह में जो मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स आपका बहुत ही कम आ रहे हैं। मतलब वो आपका आउटपुट हुए हैं, वो आपका आउटपुट जनरेट होता है, वो बहुत कम आ रहा है, मार्क्स वगैरह काफ़ी कम है। मतलब सिलेबस काफ़ी कवर है लेकिन मार्क्स उसके अनुसार नहीं आ रहा है। उन बच्चों को क्या करना चाहिए। तीसरा है जो जिनका मतलब लगभग सिलेबस जितना भी कवर है उतने उसका मतलब मार्क्स उतना के लगभग आ रहे हैं, अप्रॉक्स उसका नंबर आ रहे हैं, तो उनको इस 2 मंथ को क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चौथा मतलब जिनका 60-70 नंबर टेस्ट वगैरह में आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। इसमें जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है जो हम लोग आगे देखेंगे। पांचवा बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होते हैं कि अच्छे टेस्ट वगैरह में नंबर अच्छे मार्क्स लाते हैं, मतलब एग्जाम अच्छा उनका मतलब अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छा सब कुछ प्रिपरेशन आता है, बहुत बेटर प्रिपरेशन आता है। लेकिन एग्जाम में जाके क्या होता है ना कि एग्जाम में जाकर उनका मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं किए रहते हैं, मतलब कभी वो सोचे भी नहीं रहते हैं कि मेरा नंबर इतना हो सकता है, मेरा नंबर इतना कम आ सकता है, इतना कम आ सकता है। तो उन स्टूडेंट को इस 2 मंथ में क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी है, उनको बस उस चीज़ को बस रिवाइज करते चलना है। लेकिन रिवाइज करने से ही काम नहीं चलेगा, उनको मतलब अपने आप को इस 2 मंथ को कैसे ढाल लेना चाहिए, कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम अभी के एग्जाम में हुआ था वो प्रॉब्लम फिर से रिपीट ना हो। तो ये 5वें कैटेगरी का स्टूडेंट है। चलिए हम लोग इसमें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो स्टूडेंट है जिसका 97 परसेंटाइल से ऊपर आ चुका है, अबव 97 है, 96 के लगभग 96 से ऊपर है, उन स्टूडेंट को मतलब 97 समझ लीजिए, 97 से जिनका ऊपर होगा उन स्टूडेंट को मेरे एडवांस के अनुसार उनको ज़्यादातर जेईई एडवांस के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपका उतना परसेंटाइल आ चुका है जिससे आप मतलब आराम से कोई भी एनआईटी वगैरह ले सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए, बीच में काफ़ी गैपिंग है। इस गैप में अगर आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स जेईई एडवांस में आ सकता है। आपके लिए एक तरह का मतलब समझिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में बेटर से बेटर अपना एग्जाम मतलब कि जेईई मेंस का रिजल्ट ला लिए, तो मतलब आपका क्या हुआ, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि हम जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल आ चुका है मेरा। अब आपका ज़्यादातर फोकस होना चाहिए जेईई एडवांस में कि जेईई एडवांस में हम कैसे अपने शेड्यूल को फॉलो करें ताकि मतलब अच्छा से अच्छा हम जेईई एडवांस कर सकें। तो उनको जनवरी में अप्रैल टाइम पर उतना ज़्यादा फोकस खास नहीं करना चाहिए। हाँ फिर एग्जाम दे जेईई अप्रैल एग्जाम दे, लेकिन जब एग्जाम का 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाकी रहेगा तब से वो अपना मतलब ज़्यादातर टेस्ट वगैरह पर फोकस कर लेंगे और फोकस करके वो अपना अप्रैल टाइम का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब उनको जेईई एडवांस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो जिनका मतलब अच्छा खासा परसेंटाइल आ चुका है। चलिए ये आप लोग अपने देख लीजिएगा, सबकी अपनी अपनी होती है। किसी स्टूडेंट को मतलब 97 पर सेटिस्फाई नहीं रहते हैं तो ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं 97 96 पर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जिनको लगता है कि हम जेईई एडवांस के लिए बने हुए हैं, हमको जब भी चाहिए तो हमको एनआईटी नहीं चाहिए, जब भी चाहिए तो हमको आईआईटी चाहिए। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे अपने जो ड्रीम कॉलेज होता है यानी आईआईटी हो जाता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि जेईई एडवांस उनका अच्छा से अच्छा हो सके। तो ये तो मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे तरह के स्टूडेंट वैसे होते हैं जिनका मतलब आउटपुट जो होता है आउटपुट बहुत कम होता है इनपुट के कंपेयर में। मतलब आप सिलेबस को ज़्यादा कवर कर रहे हैं
सिलेबस मान के लिए बहुत ज़्यादा कवर कर लिए, 200 नंबर का 250 नंबर का सिलेबस कवर करिए, लेकिन टेस्ट में मार्क्स कितना आ रहा है, 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर आ रहा है। तो ये बीच का जो गैपिंग है लगभग 100-110 नंबर का जो गैपिंग होता है, 100-150 जितना के भी गैपिंग है, इस गैपिंग को फुलफिल कैसे करें? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है, अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है कि मतलब सिलेबस ज़्यादा कवर होता है लेकिन इनपुट कम रहता है, आउटपुट कम होता है, मतलब आपका मार्क्स कम आ रहा है। तो उनके लिए क्या किया गया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया कि 200 नंबर का आप सिलेबस कवर किए हैं, ये आपका सिलेबस है, आई आपका मार्क्स है, मतलब 200 मार्क्स का सिलेबस है, मतलब सिलेबस जो आपका 200 मार्क्स का लगभग कर चुके हैं, लेकिन उसमें इनपुट आउटपुट कितना आ रहा है, 100 मार्क्स आ रहा है, यानी 100 नंबर का गैपिंग हो रहा है। इस 100 नंबर को कैसे 2 मंथ में मतलब कि इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे कि 100 नंबर का जो गैपिंग है, एक गैपिंग क्या हो सके, फुलफिल हो जाए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या एक्शन लेते हैं कि मतलब क्या करते हैं कि वो मतलब 100 नंबर देखते हैं, उनका लगता है कि मतलब 100 नंबर मेरा कम आ रहा है, मतलब हमारा कुछ सिलेबस जो बाकी अगर और पढ़ लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसे नंबर कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी बीच में जो गैपिंग 100 नंबर का है, अगर इस 100 नंबर को आप फुलफिल कर लेते हैं तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए जो 100 नंबर का जो बीच में गैपिंग है, जो सिलेबस 100 नंबर को जो आपका नहीं आ रहा है, वो सिलेबस तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। अगर इस चीज़ को रिवाइज करते हैं 1 से 2 बार, अगर इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस पर अगर ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो वर्क करने के बाद क्या होगा, इसमें से आउटपुट तेज़ी से निकलेगा, बहुत फास्ट निकलेगा, रेदर देन जो आप नया सिलेबस को कवर कीजिएगा। तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा बेटर तरीका होगा कि आपको जो बीच में जो गैपिंग 100 नंबर का है ना, उस गैपिंग वाले सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस गैपिंग वाले सिलेबस पर ज़्यादा मतलब कि काम करना चाहिए, ताकि मतलब उसमें से क्या हो सके, उसमें से इनपुट आप आउटपुट निकाल सके। नया पढ़िएगा, फिर क्या होगा, एक बार पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, फिर उसको दोबारा कीजिएगा, तब तक टाइम आ जाएगा एग्जाम का, उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लेकिन आप जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको अगर दोबारा रिवीजन करते हैं, उस पर दोबारा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस पहले से आएगा। तो ज़्यादा आसान तो ये हुआ ना जो आप कवर कर चुके हैं। तो इसलिए हम उनको एडवाइस यही देंगे कि आपका जो बीच में जो 100 नंबर का गैपिंग है, उस गैपिंग को फुलफिल करें, और उस गैपिंग को फुलफिल करने के लिए आपका यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या करना चाहिए उस गैपिंग को फुल करके। पहला तो डाउटेड चैप्टर होगा, मतलब आपका जो 100 नंबर का जो गैपिंग हो रहा होगा, बीच में जो गैप होगा, तो वो सब तो आपका डाउटेड होगा, मतलब वहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपका टेस्ट में नहीं बनते होंगे, यानी वो आपका डाउटेड चैप्टर है। उस डाउटेड चैप्टर को आपको करना क्या है कि मतलब उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या करना है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना से जितना हो सके उस पर प्रॉब्लम लगाइए, कम से कम मतलब एक टॉपिक का बात किया जाता है, एक टॉपिक पे 3 से 4-5 क्वेश्चन उस पर लगाइए, प्रॉब्लम लगाइए, ताकि वो मतलब जब तक लगाइए जब तक उस टॉपिक पे या उस चैप्टर पर आपका पूरा कमांड ना हो जाए। अच्छे से कमांड कीजिए उस चैप्टर को। कमांड करने के बाद उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मान जो भी डाउटेड चैप्टर होगा, उस डाउटेड चैप्टर का मतलब यहाँ से क्वेश्चन करने के बाद जो आप PYQ को फॉलो कर सकते हैं, PYQ क्वेश्चन जो है उसको कीजिए, ताकि PYQ करने से ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा जो चैप्टर को हम बनाए हैं उस चैप्टर में क्वेश्चन पूछता कैसे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा कैसा गया। NTA ने पेपर जो सेट करते हैं किसी टॉपिक को लेके, उस टॉपिक पे क्वेश्चन किस पैटर्न से आता है, PYQ से ये फायदा होगा। तो आप PYQ को क्या करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि उस टॉपिक से या उस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो चैप्टर आपका होता है उस चैप्टर में हर जगह से क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, मतलब उसका भी एक स्पेसिफिक है कि मतलब कि जेईई मेंस में ज़्यादातर मतलब किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो वहाँ से मतलब फिक्स है कि वहाँ से आएगा। तो ये PYQ से आपको अंदाज हो जाएगा कि हमको ज़्यादातर किस टॉपिक पर फोकस करना है चैप्टर के अंदर, आप किस टॉपिक पर फोकस नहीं करना है ज़्यादातर। तो PYQ से ये फायदा होगा। तीसरा क्या काम करना है, इस पर समझिए, स्टार लगा के रखिए, यही आपको नंबर का 100 नंबर को गैपिंग करेगा। आपको फोकस किस पे करना है, टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। आपको फोकस किस पे करना है, टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। आपको जितना से जितना टेस्ट होगा उतना लगाइए, कम से कम एक वीक में 2 टेस्ट तो दे सकते हैं, मतलब एक सप्ताह के अंदर 2 या 3, मैक्सिमम मतलब 3 कर सकते हैं। और देना है टेस्ट, सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होने वाला, टेस्ट देने से सिर्फ नंबर नहीं बढ़ता है, उसके आगे भी प्रोसेस है। उस टेस्ट को दे को हम क्या करें, मतलब उस प्रोसेस क्या है उस चीज़ को। तो टेस्ट देने के बाद क्या करना है, फर्स्ट काम ये करना है कि पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है।
पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। फिर क्या करना है, उसमें से एनालिसिस करते हुए जो भी मिस्टेक हुआ होगा उस मिस्टेक को कलेक्ट करना है। और एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि नहीं कि सिर्फ मतलब कि जो आप नहीं बनाए उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आप बनाए हैं उस क्वेश्चन को भी एक बार देखें, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में आ जाए फिर से। क्योंकि आप टेस्ट के दौरान जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बनाए हुए रहते हैं, लेकिन बाद में उस क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है ना बाद में रिपीट करता है, उस कंसेप्ट के ऊपर रिपीट करता है। कभी कभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम दिखता है कि अरे ये तो क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइम ऐसा बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर फिर कभी क्वेश्चन आता है तो फिर आपसे नहीं बन पाता है। क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपका माइंड उस कंसेप्ट पर क्लिक कर जाता है, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे मतलब आपका माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन हो सकता है कभी कभी वो कंसेप्ट फिर से मतलब उस क्वेश्चन मतलब सेम अगर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो मतलब वो फिर आपसे नहीं बन सके। तो फिर उस चीज़ को याद रखने के लिए हमेशा के लिए क्या करना होता है ना, एग्जाम जब पेपर एनालिसिस किया जाता है, पेपर एनालिसिस के दौरान क्या होता है कि जो आप क्वेश्चन बनाए हैं और जो क्वेश्चन नहीं बनाए सबको आप एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार मतलब कम से कम उसको रिव्यू कीजिए। जब रिव्यू करने के बाद क्या होगा, उसमें से जो भी मिस्टेक होगा उस मिस्टेक को कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जब मिस्टेक वगैरह जो भी देखिएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे दो तरह का मिस्टेक हुआ होगा आपका, माने जो क्वेश्चन गलती हुआ होगा, क्वेश्चन जो गलत वगैरह हुआ होगा वो आपका दो तरह के क्वेश्चन गलत हो रहा होगा। जो एक होगा सिली मिस्टेक और एक होगा मेजर मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मतलब ज़्यादातर नहीं होता, सिली मिस्टेक में एक कंसेप्चुअल होता है, एक कैलकुलेशन होता है कि आप कैलकुलेशन का ही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। तो ये तो जो कैलकुलेशन वगैरह है ये तो आप टेस्ट के थ्रू सुधार सकते हैं, इसको जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना ही ज़्यादा होगा, एक क्लियर होते जाएगा। लेकिन हाँ ये होगा कि मतलब आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट के दौरान में आपको करना यही है कि आपको जब भी मतलब आंसर को टिक आउट करने जाए तो उससे पहले एक बार अपने सॉल्यूशन को कम से कम 5 सेकंड के लिए एक बार रीचेक कर ले, 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम देकर एक बार रीचेक कर ले, ताकि मतलब वो देख ले कि कहीं गलती हो सकता है, कहीं गलती से कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक ना हो गया होगा, तो उस चीज़ को क्लियरफाई किया जा सकता है इस चीज़ से। दूसरा होगा कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में होता है कि हो सकता है फॉर्मूला अगर आप गलत लगा दिए होंगे, फार्मूला मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होगा। जैसे मान लीजिए कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हो सकता है कि उस समय आपको फोर्स इक्वल टू मास बाई एक्सेलरेशन याद आ गया होगा, और मास बाई एक्सेलरेशन लगा के आंसर भी आंसर भी आ गया होगा, ऑप्शन में देखे होंगे तो आंसर भी मैच कर गया होगा, तो आंसर मैच का आप टिक भी कर दिए होंगे, लेकिन बाद में पता चल रहा होगी अरे ये तो फार्मूला ही हम गलत कर लिए। तो ये सब सिली मिस्टेक के अंदर आता है, मतलब छोटा छोटा मिस्टेक, ये सब फार्मूला को आप मतलब एक बार देख लें, इस चीज़ को क्लियर कर लें। उसके बाद क्या करना है, मेजर मिस्टेक में आपको क्या है कि मेजर मिस्टेक में आपको मतलब मेजर मतलब हो सकता है कि वैसा क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं किए होंगे लेकिन आपके रेंज के अंदर है, आप उसके सिलेबस जो पढ़े हुए हैं, जो सिलेबस पढ़े हुए हैं उस सिलेबस के अंदर है, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, तो उस क्वेश्चन को क्या करें, वो सब जितने भी टॉपिक है जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस टॉपिक को क्या करें, उस टॉपिक को लिखें, और लिख के क्या करें, जो भी जहाँ से भी आप सॉल्व करना चाहते हो सकता है नोट्स होगा तो नोट्स से उसको जाकर क्लियर करें, या बुक वगैरह से जाकर उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, उस पर 2 4 5 क्वेश्चन को लगाएं, ताकि ये जो मिस्टेक हुआ होगा ये सब मिस्टेक फिर से रिपीट ना हो, मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा वो क्वेश्चन बनने लगे, इससे फायदा ये होगा। तीसरा काम ये करना है आपको, तीसरा ये सब चीज़ तो हो गया मेजर मिनी मिस्टेक। तीसरा काम ये करना है कि आपको मतलब एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग कि मतलब एक चीज़ क्या होता है ना कि बच्चा लोग पेपर एनालिसिस करने के बाद मतलब जो भी फार्मूला वगैरह जो भी मतलब जैसे कोई कंसेप्ट नया कंसेप्ट आपको मिला, नया क्वेश्चन मिला, नया कोई फार्मूला मतलब समझिए कि मतलब इस फार्मूला पर कभी क्वेश्चन नहीं आया फिर भी पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी क्या ना बच्चा सबको नया मिलता है तो उसको मतलब छोड़ देते हैं, उसको क्या कीजिए, उसको निकाल के एक पेज पर लिखिए, जो भी फार्मूला आप मिस्टेक कर रहे हैं उस फार्मूला को क्या कीजिए, एक पेज बनाइए, कॉपी लिए, पतला सा कॉपी लीजिए, उस पतले कॉपी में आप अपना सारे मिस्टेक को लिखते चलिए कि हम इस टेस्ट में ये फार्मूला गलत लगाए हुए थे, हम इस कंसेप्ट को गलत लिखे हुए थे, थोड़ा सा वहाँ पे हिंट्स लगाइए, ताकि क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप सारे टेस्ट के जब लगाए रहेंगे ना तो इसे जब टेस्ट देने जब फाइनली जब एग्जाम देने जाएगा, जब उससे पहले 2-3 दिन टाइम रहता है रिवीजन करने का, उस समय क्या होता है ना कि अपने मिस्टेक को ज़्यादातर केयर किया जाता है कि हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, और मिस्टेक जो आप उस कॉपी के रिवाइज जब कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हम ये सब चीज़ गलत किए हुए हैं पीछे, उसको क्लियरफाई करके जाना है आपको एग्जाम के अंदर, ताकि क्या पता इसमें से कोई चीज़ ऐसा रिपीट हो जाए और फिर से इस गलती को हम कर दें, फिर से इस चीज़ को रिपीट कर दें। तो इसलिए एक कॉपी पे ये सारा चीज़ लिखी है। तीसरा काम होता है कि केमिस्ट्री में बच्चे लोग क्या करते हैं ना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली पढ़ना होता है, इसको डेली रिवीजन का जरूरत है, आप रिवाइज करें,
मतलब उसके लिए 2-3 घंटा का एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि हमको केमिस्ट्री इसने का अंदर रिवीजन करना है। नया टॉपिक नहीं बता रहा है कि हाँ नया टॉपिक इसमें पढ़ना है, जो आप पढ़े हैं ना उसको डेली रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री में अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो डेली रिवीजन करना जरूरी है। जितना डेली रिवीजन कीजिएगा उतना ही मार्क्स आपका ग्रोथ करेगा। तो केमिस्ट्री में मतलब इस चीज़ को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, डेली रिवीजन का एक शेड्यूल जरूर रखिएगा। चौथा एक चीज़ और रख लीजिएगा इसमें ऐड करके, आप रिवीजन जो होना चाहिए, रिवीजन आपका डेली होना चाहिए। किसके थ्रू? शॉर्ट नोट्स। आपका रिवीजन जो होना चाहिए शॉर्ट नोट्स के। आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे तो उसको रेडी कीजिए, उसको बनाना स्टार्ट कीजिए। जब भी चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं तो उस समय शॉर्ट नोट्स को बनाइए। शॉर्ट नोट्स से ये होता है कि आपका मतलब उतने मोटे मोटे जो रजिस्टर होते हैं, जो भी कॉपी होते हैं, वो नोट्स उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है जेईई मेंस के लिए। आप शॉर्ट नोट्स को अगर सिर्फ रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किए हैं, क्वेश्चन आपको पता है कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, हमको कैसे सॉल्व करना है, तरीका मालूम है। सिर्फ फार्मूला वगैरह कंसेप्ट, छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, उस चीज़ को हमेशा बार बार रिवीजन करना होता है, ताकि मतलब ये चीज़ कंसेप्ट हम फिर से एग्जाम में गलती ना करें। तो उसको शॉर्ट नोट से बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि पीछे जो चैप्टर आपका कंटेक्ट में है वो चैप्टर हमेशा कंटेक्ट में रहे, वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। तो इतने सारे चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको मतलब उस तरह के स्टूडेंट के लिए है ये शेड्यूल जिनका आउटपुट बहुत कम है, बहुत कम मार्क्स आते हैं, सिलेबस बहुत कवर हो चुका है। तो ये सारे चीज़ हैं। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ताकि मतलब इसमें जो भी 3, 4, 5 है, इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 वीडियो हम बना देंगे, छोटे से वीडियो, मतलब उसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मतलब देखने में भी दिक्कत होगा। तो इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं, और 3 जो चीज़ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को क्या करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इसमें से अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम में जो अभी हम जो 2 चीज़ के बारे में अगर डिस्कस किए, इसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ ऐसा भी ऐड करना चाहिए जिससे मतलब फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोग इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि इसमें मतलब सर इसमें कुछ चीज़ को और ऐड कर दीजिए जो काफ़ी फायदेमंद करता है, काफ़ी फायदा होगा। तो आप लोग कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।